हेलो हेलो जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में देखेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के कुछ लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या स्व असमंजसता स्व युग्मन को अवरुद्ध करती है? कारण बताइए। इन पादपों में परागण की विधि को बताइए। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बच्चों। क्या पता अगर पेपर का लेवल टफ बना तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्या स्व असाम्य, इसका थोड़ा सा पूछना चाह रहा है। क्या स्व असामंजस्यता स्व युग्मन को अवरुद्ध करती है? कारण बताइए। तथा इन पादपों में परागण की विधि बताइए। तो जो स्व असमंजस्यता को स्व अयुग्मन अवरुद्ध करती है, इसका कारण यह है कि अधिकांश पादपों में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। अधिकांश पादपों में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। स्व असामंजस्यता के कारण परागकण जो होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता, उन पॉलन ग्रेन का अंकुरण नहीं हो पाता, जिससे स्वपरागण अवरुद्ध होता है। सतत स्वपरागण से अंतः प्रजनन अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः पादप ऐसी युक्तियां विकसित करते हैं जिससे स्वपरागण को हतोत्साहित करती है। ऐसी युक्तियां पादप विकसित करते हैं जिससे स्वपरागण को हतोत्साहित करती हैं। ऐसी योजनाओं को विकसित करता है पादप, जिससे कि स्वपरागण हतोत्साहित हो। स्वपरागण को रोकने की एक प्रमुख विधि स्वबद्धता है। यह स्वपरागण को रोकने की आनुवंशिक विधि है। मतलब अगर स्व असमंजस ये पूछना चाह रहे हैं कि स्व असामंजस्यता स्वयुग्मन को अवरुद्ध करती है। कारण बताइए। तो कारण यही है कि स्व असमंजसता के कारण परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, परंतु उनका अंकुरण नहीं हो पाता, जिससे स्वपरागण अवरुद्ध होता है। यही कारण है इसका। और सतत स्वपरागण से अंतः प्रजनन अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका निवारण क्या करता है? पादप की ऐसी युक्तियों का विकसित करता है जिससे स्वपरागण हतोत्साहित ऐसी युक्तियों को विकसित करता है पादप जिससे स्वपरागण हतोत्साहित होता है। स्वपरागण को रोकने के लिए की विधि स्वबद्धता होती है, जो कि एक आनुवंशिक विधि है। और अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव पादपों में पितृस्थ अंकुरण, जिसे जरायुजता कहते हैं, एक विशिष्ट अनुकूलन है। स्पष्ट कीजिए। मतलब मैंग्रोव पादपों में पितृस्थ अंकुरण या जरायुजता एक विशिष्ट अनुकूलन है, स्पेसिफिक एडाप्टेशन है। इसको आप क्लियर करके बताइए। तो क्वेश्चन है, अब इसका आंसर होगा मैंग्रोव पादपों या पादप अत्यंत लवणीय मृदा में उगते हैं। ये जो होते हैं, ये पादप अत्यंत लवणीय मृदा में उगते हैं, जहाँ बीजों का अंकुरण संभव नहीं होता। इसलिए पितृस्थ अनुकूलन से पादप
पितृस्थ अंकुरण अनुकूलन से पादप अपने विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बना लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं अंकुरण के लिए, इसी पितृस्थ अंकुरण के द्वारा ही। तो मतलब मैंग्रोव पादपों में पादप जो होते हैं वो अत्यंत लवणीय मृदा में उगते हैं। यहाँ पादप जो होते हैं वो अत्यंत लवणीय सॉल्टी सॉइल में ग्रो करते हैं, जहाँ पे बीजों का अंकुरण संभव नहीं हो पाता। इसलिए पितृस्थ अंकुरण अनुकूलन से पादप अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बना लेते हैं, अंकुरण के लिए स्थिर बना लेते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? पितृस्थ अंकुरण के थ्रू के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है कि पुष्पीय भागों में स्वपरागण को रोकने की युक्तियाँ क्या होती हैं? तो पुष्पीय पादपों में स्वपरागण को रोकने हेतु एक लिंगता, भिन्न काल पक्वता नहीं, पादपों में परपरागण पादप में परपरागण हेतु एक लिंगता, भिन्न कालपक्वता तथा अर्थात द्विलिंगी पुष्पों में जननांगों का अलग अलग समय पर परिपक्वन स्वबंधता अर्थात पुष्प एक निषेचन अर्थात एक पुष्प का निषेचन उस पुष्प के परागकणों के समान जीन उस पादपों पर परपरागण हेतु एक लिंगता भिन्न कालपक्वता अर्थात द्विलिंगी पुष्पों में जननांगों का अलग अलग समय पर परिपक्वन स्वबंधता अर्थात एक पुष्प का निषेचन उस पुष्प के परागकणों समान जीन संरचना द्वारा होना चाहिए। परागकणों के या पुष्पों के परागकण समान जीन संरचना द्वारा नहीं होना चाहिए तथा अनापरागणता पुष्पीय भागों में स्वपरागण को रोकने के लिए विशिष्ट अनुकूलन या युक्ति होती है। ये बच्चों ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थे, जिनका जो सल्यूशन दिया हुआ है वो थोड़ा सा मतलब समझने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि इसका आंसर ही बड़ा अटपटा होता है। मैं इसलिए करा दे रहा हूँ, क्या पता पूछ ले तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में स्वपरागण को रोकने की क्या युक्तियाँ होती हैं? तो पुष्पीय पादपों में परपरागण हेतु एक लिंगता, भिन्न कालपक्वता अर्थात द्विलिंगी पुष्पों में जननांगों का अलग अलग समय पर परिपक्वन स्वबंधता अर्थात एक यहाँ पे परपरागण होना चाहिए, स्वपरागण होना चाहिए, यहाँ पे स्वपरागण होना चाहिए बच्चों, स्वपरागण। पुष्पीय पादपों में स्वपरागण हेतु
एकलिंगता, भिन्न काल पक्वता अर्थात द्विलिंगी पुष्प में जननांगों का अलग अलग स्थान पर परिपक्वन, अलग अलग समय पर परिपक्वन, स्वबंधता अर्थात एक पुष्प का निषेचन, उस पुष्प के परागकण जो उस पुष्प के परागकणों समान संरचना वाले जीन द्वारा नहीं होना चाहिए, तथा आत्म परागणता, पुष्पी भागों में स्वपरागण को रोकने के लिए विशिष्ट अनुकूलन या युक्ति होती है। बच्चों, ये तीनों जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है तो ज़रूरी नहीं पूछ लेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, आपके तो टफ क्वेश्चन है। अभी तक आप बोर्ड लेवल में तो आए नहीं है, क्या पता पूछ ले या ना पूछे, तो बहुत ज़्यादा इसको सीरियस मत लीजिएगा, इन क्वेश्चन को, इन तीनों क्वेश्चन को। असमंजसता को, जस्यता को, ये मैंग्रोव पादपों में जो ये है, और इन तीनों क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिसंलयन क्या होता है, यह कहाँ संपन्न होता है, त्रिसंलयन में सम्मिलित होने वाले न्यूक्लियाई के नाम बताइए। तो जो त्रिसंलयन होता है बच्चों, आवृतबीजी पादपों के भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ संयोजित करके द्विगुणित युग्मनज का फॉर्मेशन करता है या जाइगोट का निर्माण करता है। यह क्रिया संयुग्मन कहलाती है, तथा दूसरा जो नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक के साथ मिल करके या के साथ संयुग्मन करके एक ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहते हैं। इस प्रकार दो बार युग्मक निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात दो बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसको हम दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन भी कहते हैं। अतः संयुग्मन तथा त्रिसमेकन दोनों द्विनिषेचन के ही भाग होते हैं। ये संयुग्मन और त्रिसमेकन दोनों एक ही प्रक्रिया के भाग होते हैं। दोनों एक ही प्रक्रिया के भाग होते हैं। वह प्रक्रिया होती है द्विनिषेचन। इस क्रिया में कुल 5 केंद्रक भाग लेते हैं। ठीक है। संयुग्मन के फलस्वरूप बना युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है। संयुग्मन के प्रोसेस के बाद युग्मनज जाइगोट के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, तथा त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। युग्मनज से जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होगा, तथा त्रिसंलयन संयुग्मन के फलस्वरूप जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होगा, और त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जिसमें संचित भोजन, मतलब इसमें भोजन का संग्रहण होता है या संग्रहित होता है। इसमें भोजन संग्रहित रहता है जो भ्रूण को परिवर्धन के समय पोषण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है। जो भ्रूण को परिवर्धन के समय पोषण प्रदान करने का काम करता है। परिवर्धन के समय भ्रूण को जो भ्रूण को परिवर्धन के समय पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। जो भ्रूण को परिवर्धन के समय पर पोषण प्रदान करने का काम करता है। जो भ्रूण को परिवर्धन के समय पर पोषण में काम करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। असंग जनन किसे कहते हैं? ये भी लघुत्तरी में आपसे पूछा जा सकता है। कभी कभी आवृतबीजी पादपों में युग्मकोद्भिद
के बिना, मतलब कि नर एवं मादा युग्मक के बिना संलयन के ही बीजाणुद्भिद बन जाता है। यह प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल होता है नींबू, नागफनी, क्रोपस। ठीक है। अब बच्चों, हमारा एक बात समझने वाली है कि युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद होता क्या है, आप ये जान लीजिए। तो युग्मकोद्भिद को गैमेटोफाइट बोलते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में। यह पादप का वह चरण होता है जिसमें गैमेट्स या युग्मक का निर्माण होता है। यह हैप्लॉइड होती है। इसमें यह बीजाणु से बनता है, स्पोर से बनता है गैमेट, और यह पुष्पी पादपों में बहुत छोटा और छिपा हुआ होता है। अगला हमारा प्रोसेस होती है स्पोरोफाइट, जिसे बीजाणुद्भिद कहते हैं। यह पादपों का वह चरण होता है जिसमें स्पोर्स या बीजाणु बनते हैं। यह द्विगुणित होती है। आमतौर पर जो भी पौधा हमें दिखाई देता है वह स्पोरोफाइट अवस्था में होता है, जैसे आम, सरसों और जैसे पौधे स्पोरोफाइट होते हैं। ठीक है। स्पोरोफाइट मतलब होता है कि बीजाणुओं का बनना। और जो ये होता है परागकण होता है, पॉलन ग्रेन जिसे बोलते हैं, ये मेल गैमेटोफाइट होता है। और भ्रूणकोश जो होता है, एम्ब्रियोसेक, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट को ऐसे याद रख सकते हैं। गैमेट मतलब होता है युग्मक, तो गैमेट मतलब होता है, गैमेटोफाइट से गैमेट होता है, स्पोरोफाइट मतलब स्पोर। तो इसमें गैमेट छिपा हुआ, मतलब गैमेटोफाइट मतलब इसमें याद करने का ट्रिक है कि गैमेट होता है गैमेटोफाइट मतलब होता है गैमेट, स्पोरोफाइट मतलब होता है स्पोर। इस प्रोसेस में स्पोर का फॉर्मेशन होगा बीजाणुओं का, और गैमेटोफाइट में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब सवाल आता है कि असंग जनन कितने प्रकार का होता है। तो वह निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला होता है अनिषेक जनन। जब अंड कोशिका बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाए तो यह प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। एग्जाम्पल इसका होता है केला। अगला इसका टाइप है कि अपयुग्मन। अपयुग्मन होता है जब अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण के किसी भी कोशिका से भ्रूण की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का विकास हो जाए तो यह प्रक्रिया अपयुग्मन कहलाती है। मतलब अंड कोशिका से ना होकर के किसी एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाए, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाए, तो यह प्रक्रिया अपयुग्मन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल होता है एलियम और एल्केमिला और एलियम इसका अपयुग्मन का एग्जाम्पल होता है। थर्ड इसका है कि अब बीजाणुता होती है। अब बीजाणुता कभी कभी प्रपंच कोशिका अथवा बीजांडकाय की किसी भी एक कोशिका से अर्धसूत्री मतलब बिना अर्धसूत्री विभाजन या गुरु बीजाणु जनन के भ्रूणकोश या बीजाणुद्भिद का विकास हो जाता है। मतलब बिना अर्धसूत्री विभाजन या बीजाणु जनन के ही बीजाणुद्भिद या स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यह प्रक्रिया, और जो भ्रूणकोश होता है वो द्विगुणित होता है। यह प्रक्रिया को अबीजाणुता कहते हैं। मतलब बिना अर्धसूत्री विभाजन के, ठीक है, बीजांडकाय की किसी भी कोशिका में कोई ना सेल डिवीजन हुआ, ना मेगास्पोरोजेनेसिस हुई। बिना मेगास्पोरोजेनेसिस और सेल डिवीजन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। नहीं, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। तो और ये जो भ्रूणकोश होता है वह द्विगुणित होता है। तो इस प्रक्रिया को अपबीजाणुता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सेब, रूबस, पोआ होता है। अब असंग जनन का महत्व बच्चों, तो
जो असंग जनन होता है कृषि विज्ञान में तथा बागवानी में इसका अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि जो संकर प्रजातियां होती हैं, अगर कोई बीज बाहर से बोया जाता है, संकर प्रजातियां, क्योंकि संकर प्रजातियां अगर बीज से बाहर बोई जाती हैं, संकर प्रजातियों को अगर बीज से बाहर बोया जाता है तो अपने विशिष्ट गुण को कम कर देती हैं। तो जो वो होते हैं अपने विशिष्ट गुणों को कम कर देती हैं, किंतु यही जातियां असंग जनन से प्राप्त की जाती हैं, तब वह पूर्ण रूप से अपने संकर जनन के समान विशिष्ट गुणों से युक्त होती हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त असंग जनन उन फसली पौधों जैसे अनाज, फलियां में भी संकर पौरुष शक्ति को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं, जिसमें कायिक जनन संभव नहीं है, कायिक प्रजनन संभव नहीं होता। मतलब कहते रहे हैं ये कि असंग जनन उन फसली पौधों जिनमें कायिक जनन संभव नहीं होता है, फसली पौधों में जिनमें कायिक जनन नहीं होता है, उनमें संकर पौरुष शक्ति को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं, असंग जनन रखता है। ठीक है। और इसका यूज बागवानी के फील्ड में किया जाता है। बागवानी के फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो संकर प्रजातियां होती हैं अगर उनको बीज से बाहर बोई जाती हैं तो वो अपने विशिष्ट गुण को कम कर देती हैं, किंतु यही जातियां जब असंग जनन से प्राप्त होती हैं, जब यही जातियां सेम ब्रीड अगर असंग जनन से प्राप्त की जाती हैं तो वह पूर्ण रूप से अपने संकर के समान विशिष्ट गुणों से युक्त होती हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं बताइए। ठीक है। तो जो वायु परागण एयर पॉलिनेशन होता है, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। तो जब परागण वायु के माध्यम से हो तो इस प्रकार के परागण को वायु परागण कहते हैं। ठीक है। अनेक पौधों में परागण जो होता है वायु के माध्यम से होता है। इन पौधों तथा पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है। पहली विशेषता होती है पुष्प का आकार, परिमाप और समूहीकरण। तो पुष्पों की कोई विशेषकृत आकार आवश्यक नहीं होता है। ये पुष्प जो होते हैं वायु परागण वाले, ये अत्यंत प्रायः छोटे होते हैं। समूह में होने से निश्चय ही इनको लाभ मिलता है। ठीक है। ये समूह में होते हैं और छोटे होते हैं। ठीक है। और इनका कोई विशेष आकार आवश्यक नहीं है। ठीक है। और ये पुष्पों का आकार ये बहुत अट्रैक्टिव नहीं होते। अगला हेडिंग है कि पुष्पों का आकर्षण। तो जो ये पुष्प होते हैं ये अनाकर्षक होते हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा देखने में आकर्षक नहीं होते, अत्यंत अनाकर्षक होते हैं, अत्यंत सुगंध मकरंद से वंचित होते हैं। इनमें सुगंध और मकरंद नहीं होती। इनके बाह्य दल अत्यंत छोटे तथा अनाकर्षक होते हैं अथवा अनेक बार अनुपस्थित होते हैं। छोटे होंगे या होंगे ही नहीं। ठीक है। ताकि पराग नलिका बिना अवरोध के गंतव्य तक पहुंच सके, ताकि परागकण जो होते हैं वो बिना किसी बैरियर के ही अपने फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंच सके। ठीक है। अगला
हमारा है कि अगला हमारा तीसरा हेडिंग है, तीसरा आता है टॉपिक कि वर्तिका और वर्तिका। इन पुष्पों की वर्तिका और वर्तिकाग्र जो होती हैं वो प्रायः परिपक्व होने पर पुष्प से बाहर आ जाती हैं, ठीक है, ताकि परागकणों को सुगमता से ग्रहण कर सकें, ठीक है। जो इन पुष्पों की जो वर्तिकाएं और वर्तिकाग्र होती हैं वो परिपक्व होने के बाद पुष्प से बाहर निकल आती हैं, ताकि जो परागकणों को ये आसानी से ग्रहण कर सकें। पुंकेसर, जो पुंकेसर होते हैं वो पुंकेसर पुतंतु लंबे होते हैं, इनके जो पुंकेसर होते हैं और पुतंतु दोनों लंबे होंगे। परागकण जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वायु परागण में इस माध्यम में जो होता है वायु परागण में परागकणों की हानि बहुत ज़्यादा होती है। परागकण हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं और जलरोधी होते हैं, ताकि ये वायु में आसानी से उड़ सकें। हल्के होंगे तभी तो एयर में अच्छे तरीके से उड़ पाएंगे, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकीर्णन, बीजों के प्रकीर्णन का उल्लेख कीजिए, ठीक है, या फल एवं बीज के प्रकीर्णन का महत्व बताइए। तो प्रकीर्णन क्या होता है कि बीजों को मातृ पादपों से दूर दूर तक फैलाना या दूर दूर फैलाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है या होता है। पहला है कि वायु द्वारा प्रकीर्णन। वायु द्वारा प्रकीर्णन निम्नलिखित प्रकार से होता है। वायु द्वारा प्रकीर्णन के लिए बीज हल्के और सूक्ष्म होते हैं, जिससे बीज जो होते हैं वो हवा में आसानी से उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इनकी वायु द्वारा प्रकीर्णन में जो सीड्स होते हैं वो बहुत हल्के होंगे और सूक्ष्म होंगे, ताकि वो आसानी से हवा के साथ उड़ सके। इनकी एग्जाम्पल हवा, कपास और आक है। इनमें रुई वाले बीज होते हैं। और मेपल और साल पंख युक्त बीज होते हैं। इनमें जल द्वारा प्रकीर्णन, जो पौधे पानी में उगते हैं या जिनके बीज तैरते रहते हैं उनमें जल द्वारा प्रकीर्णन होता है, जैसे नारियल और कमल। विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन, तो जल फल फूटने के बाद बीज तक उछल जाते हैं, ठीक है, उछल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मटर, अरहर, कैक्स्टर। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, तो जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन बीज जो होता है वो जानवरों के शरीर में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, या फिर वो फल को खाएंगे बीज, और तब उनके खाने के बाद बीज फैलता है। जब वो फल को खा के मतलब बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। कैसे करेंगे? जब वो मतलब अपना वो उसको क्या बोलते हैं, जैसे जब भी वो खाए हुए बीज को जरूरी नहीं कि उनके पेट में पचता नहीं सीड, तो जब वो निकलेगा उनके पेट से तो वो प्रकीर्णित होता है बीज। अब प्रकीर्णन का महत्व क्या है? तो पहला महत्व है बीजों में बने सभी बीज व फल एक स्थान पर एकत्र रूप से अंकुरित न होकर अलग अलग स्थान पर अंकुरित होते हैं। इसका ये महत्व है कि बीज एक स्थान पर न अंकुरित होकर बीज और फल अलग अलग स्थान पर अंकुरित होते हैं। दूसरा, बाह्य कारकों की पूर्ति हेतु बीज प्रकीर्णन द्वारा विभिन्न स्थानों तक पहुँचते हैं। बाह्य कारकों की पूर्ति के लिए बीज प्रकीर्णन के द्वारा विभिन्न स्थानों तक पहुँचते हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा से पूरी प्रजाति को बचाने हेतु प्रकीर्णन एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। मतलब पूरी जाति ना खत्म हो जाए उस पादप की, इसलिए प्रकीर्णन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि प्रकीर्णन ना हो तो सभी पादप एक ही स्थान पर उग जाएं, जिसमें तो उनमें जीवन हेतु संघर्ष बढ़ जाएगा, जिससे कुछ हद तक पादप
जिससे कुछ हद तक पादपों की वह प्रजाति प्रभावित होती है। अगला हमारा महत्व है प्रकीर्णन द्वारा भिन्न भिन्न वातावरणीय दशाओं में प्रकीर्णन द्वारा बीज भिन्न भिन्न वातावरणीय दशाओं में पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिससे पादप नए वातावरण के प्रति अपने आप को या उन पादपों जिससे पादपों में नए वातावरण के प्रति अनुकूलन आ जाता है, पादपों में विभिन्नताएं भी आ जाती हैं तथा नई जातियों का उद्भव की संभावना भी बढ़ जाती है, ठीक है। मुझे पता है बच्चों कि आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी जिसमें आपका असंग जनन का महत्व है, और ये तीनों क्वेश्चन हैं। ये तीनों क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। तो मैं इनको अच्छे से एग्जाम्पलर में जो सल्यूशन दिया था मैं इसको अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, इसको अच्छे से डिटेल में लिख के समझाने की ज़रूरत है, तब आप समझ पाएंगे। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया इसका आंसर। और ये जो होता है बीजाणुता जो होती है बच्चों, ये कहना चाह रहे हैं कभी कभी जो होता है प्रपस्व कोशिकाएं अथवा बीजांडकाय की कोशिकाएं किसी भी एक कोशिका से, मतलब कि जो बीजांडकाय के अंदर कोशिकाएं होती हैं या प्रपस्व कोशिकाएं होती हैं, कोशिका बिना अर्धसूत्री के विभाजन के या बिना गुण बीजाणु जनन के ही भ्रूणकोश या बीजाणुद्भिद में विकसित हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को अब बीजाणुता कहते हैं, ठीक है। और जो भ्रूण होता है वह द्विगुणित होता है, भ्रूणकोश जो होगा वो द्विगुणित होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सेब रूपस पोआ है। मैं इसको असंग जनन का महत्व और इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अभी अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से पराग कणों का विकास कैसे होता है। तो बच्चों, जो लघु बीजाणुधानी में प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका से होती हैं, उनमें विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनेंगी और लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, जिसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं, ठीक है। अब इन पराग कणों का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट तरीके का होता है, ठीक है। अब विन्यास जो होता है वह अलग अलग या निम्नलिखित प्रकार से होता है, जिसमें पहला है चतुष्फलकी। ये इसमें चारों जो होते हैं 4 लघु बीजाणु फलकों की ओर स्थित होते हैं। यह द्विबीजपत्री पादपों में इस तरह का अरेंजमेंट देखने को आपको मिलेगा। दूसरा है क्रमिक समद्विपार्श्विक, मतलब अर्थात समद्विपार्श्विक क्रमिक, अर्थात चारों जो लघु बीजाणु होते हैं वो एक ही तल में स्थित होंगे। यह एक बीजपत्री पादपों में देखा जाता है। अगला क्रासित दो लघु बीजाणु एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, जो मैग्नोलिया में देखने को मिलेगा। अगला आता है अरेंजमेंट रेखीय। यह इसमें सभी लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, जो हेलोफिला में देखने को मिलेगा। अगला अरेंजमेंट आता है टी आकार का, तो 2 अनुप्रस्थ और 2 लंबवत लघु बीजाणु इसमें स्थित होते हैं, जो एरिस्टोलोकिया में देखने को मिलेगा। अब चतुष्फलकी में मतलब
एक जो होता है वो इसके पीछे लगा होता है, तो इसीलिए आपको 3 ही देखने को मिल रहा है। दूसरा, ये समद्विपार्श्विक का एग्जाम फिगर है, ये क्रासित का है। ये एक आपको क्रासित में जो होता है वो 2 लघुभुजाओं तो मतलब 90 डिग्री पर होंगे और एक इसके पीछे होगा। 3 दिख रहे हैं, एक पीछे होगा। अब इसमें चारों आपको दिख रहे हैं टी आकार का, और ये जो होता है ये 5वें प्रकार का रेखित। ठीक है, तो मुझे इस बात का जो ध्यान रहेगा कि मुझे आपको 3 टॉपिक अच्छे से समझाना है। ठीक है, मुझे अच्छे से पहले खुद भी पढ़ना पड़ेगा उन क्वेश्चंस को अच्छे से बुक से, तब मैं समझा पाऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ चीज़ें हैं, पहले अच्छे से समझाना पढ़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। मैंने हड़बड़ाहट में लिख दिया उसका आंसर, उसको और डिटेल से पढ़ाने की ज़रूरत है, तब आप समझ पाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मांसल फल किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांसल फल किसे कहते हैं, इसका महत्व या उल्लेख कीजिए, इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो मांसल या सरस फल निषेचन के पश्चात जो हमारी जो फीमेल की ओवरी होती है, या फिर ये कह सकते हैं निषेचन के पश्चात अंडाशय से बनी संरचना को हम फल कहते हैं। सरस फलों की फलभित्ति गूदेदार एवं 3 परतों से बनी होती है। सरस फलों की फलभित्ति जो होती है वो सरस फल जो होते हैं वह फलभित्ति मतलब गूदेदार फलभित्ति एवं 3 परतों से बने होते हैं। तो फल जो होता है वो गूदेदार फलभित्ति और 3 परतों से बना होता है। वो 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, पहली होती है बाह्य फलभित्ति, दूसरी मध्य फलभित्ति, तीसरी अंतः फलभित्ति। फलभित्ति की संरचना के आधार पर सरस फलों को वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है अनिष्ट फल, बेरी पोप, हेस्पेरेडियम पोम, बैलेस्टा और एम्फीसार्का। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं मांसल फलों के। अब मांसल फलों का महत्व बच्चों, तो ये जो मांसल फल होते हैं मांसल फल हमें पौष्टिक आहार, खनिज पदार्थ या खनिज तत्व, विटामिन्स आदि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है, जिनका सेवन करके हम इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं या लेते हैं। ठीक है, अब अगला है प्रकीर्णन के पश्चात मांसल फलों के अपघटन से मृदा में पोषक तत्व मिल जाते हैं, तत्व मिल जाते हैं, जिससे अंकुरण के फलस्वरूप विकसित नवोद्भिद को आवश्यक खनिज पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मतलब प्रकीर्णन के पश्चात जो होता है वो मांसल फलों के मृदा अपघटन से जो आवश्यक उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मिट्टी में मिल जाते हैं, पोषक तत्व मृदा में मिल जाते हैं, जिससे अंकुरण के फलस्वरूप विकसित नवोद्भिद को, नए पौधे को आवश्यक खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। थर्ड है कि सरस फलों के कारण इनके प्रकीर्णन में भी सहायता मिलती है। प्राणी फलों को खा करके बीज को इधर उधर फेंक देते हैं, इससे जीवन संघर्ष की संभावनाएं कम हो जाती है। जब कोई भी प्लांट्स अलग अलग दूरी पर या काफ़ी दूर पर फैलेगा तो जीवन संघर्ष में कठिनाई कम होगी किसी भी प्लांट्स को, किसी भी पादप को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन के पश्चात किसी आवृतबीजी पादप
कि बीजांड में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि द्विनिषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो जो पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, वह निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, 4 ही 5 लिखना है। ठीक है, तो जैसे आप लिख देंगे कि बाह्य दल पुंज पुमंग जायांग, ये सारे मुरझा के गिर जाते हैं। ठीक है, सब सारे एक ही हेडिंग में डाल दीजिएगा अथवा करके, बाह्य दल पुंज पुमंग जायांग, ये सारे गिर जाएंगे। ठीक है, जो बाह्य अध्यावरण होता है बीजांड का, यह बीज चोल का निर्माण करता है। अंतः अध्यावरण जो होता है बच्चों, यह बीज का अंतः कवच या टेगमन बनाता है। ठीक है, और बीजांड वृंत नष्ट होकर गिर जाता है। लीची में इससे मांसल उत्तक निकलता है, यह बीज के चारों ओर रहता है। इसे बाह्य बीज चोल या एरिल भी कहते हैं। खाने योग्य, यह खाने योग्य भाग होता है। इसे तृतीय अध्यावरण भी कहते हैं। ठीक है, ये अमूनन तो नष्ट हो जाता है, लेकिन लीची में इससे मांसल उत्तक निकलता है। ठीक है, बीजांड वृंत से मांसल उत्तक निकलता है, यह बीज के चारों ओर होता है। इसे बीज चोल या एरिल कहते हैं। ठीक है, लीची में यह खाने योग्य भाग होता है। इसे तृतीय प्रकार का भी अध्यावरण कहते हैं। अब अगला होता है बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार जो होता है वह समान रूप से ही बना रहता है। अरंडी में इससे एक अतिवृद्धि निकलती है, इसे बीज चोलक कहते हैं, जिसे बीज चोलक कहते हैं। ठीक है, 9वां है बीजांड का, तो यह प्रायः समाप्त हो जाता है। कभी कभी पतली परत के रूप में बचा रहता है, जिसे परिभ्रूण पोष कहते हैं। एग्जाम्पल, परिभ्रूण पोष के एग्जाम्पल हैं कुमुदनी, काली मिर्च। अब अंडाशय जो होती है ओवरी फल का निर्माण करती है, बीजांड बीज का निर्माण करता है, और वर्तिकाग्र मुरझा के गिर जाता है। ये आपको बच्चे जानते हैं। अगर आपसे